हम सभी कितने खुशनसीब हैं ना कि हमने रिश्ते नातों के देश में त्योहारों के आंगन में जन्म लिया है। और तो और यहाँ की संस्कृति विविध रंगों से रंगी हुई है। हर प्रदेश के अपने खान पान की एक अलग ही मिठास है। कहीं हिमालय से ऊंचे शिखर है तो कहीं सूखे मरुस्थल हैं, कहीं पर्वत है तो कहीं कलकल करती हुई नदियां हैं। और इतना ही नहीं, अनेकता और विविधताओं के होने के बावजूद भी आज हम सभी एक हैं और हमें गर्व होता है कि हाँ, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। यस, वी आर इंडियंस। लेकिन आज भारत और इंडिया ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची से लगते हैं, लेकिन आज इन दोनों शब्दों का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। एक ओर जहां भारत अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को सहेजकर संतोष के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया परंपराओं के जंजीरों को काटकर उड़ना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है। एक ओर जहां भारत आध्यात्मिक स्वरों को पूरे वर्तमान में गूंजित कर सुख शांति लाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी के बल पर स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। एक ओर जहां भारत दावा करता है कि वह विकसित देश है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया विकसित देशों के तर्ज पर अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा है। लेकिन आज इस इंडिया और भारत में जो अंतर हो गया है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है तो सिर्फ आज की शिक्षा पद्धति, क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। आज की एक ओर जहां भारत की शिक्षा पद्धति प्राचीन गुरुकुलों के आधार पर स्थापित थी, तो वहीं आज इंडिया की शिक्षा पद्धति स्कूलों पर आधारित हो गई है। तो आज की शिक्षा पद्धति आमूलचूल परिवर्तनों से गुजरती जा रही है। और तो क्या ये परिवर्तन जरूरी है? तो आज हम करेंगे विचार विमर्श इस मंच पर एकत्रित होके। तो आज इस मंच पर मेरे साथ दो समूह एकत्रित हैं। एक तो है भारत की ओर से हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, तो वहीं दूसरी ओर हमारे साथ हैं आधुनिक शिक्षा पद्धति के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर उनका विचार क्या है। आइए करते हैं विचार विमर्श। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सौम्या जी से कि सौम्या जी, आप इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में कैसा फील करती हैं? आज साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हमने प्रकृति को अपने वश में कर लिया है। गर्मी में भी हम कुल्लू मनाली का आनंद ले सकते हैं और ठंड में गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी ने दिन और रात का अंतर ही मिटा दिया है। रातों में भी उजाला हमारे हाथों में है। स्विच ऑन तो सूरज ऑन और स्विच ऑफ तो सूरज ऑफ। और इतना ही नहीं, 7 समुद्र का पानी भी हमें रोक नहीं सकता। आपको तो पता ही होगा, आजकल यूरोप में अंडर वाटर ट्रेन चलने लगे हैं। आज का आदमी ब्रेकफास्ट न्यूयॉर्क में करता है, तो लंच लंदन में और डिनर टोक्यो में। वर्तमान के विज्ञान ने हवा, पानी और जमीन सब पर अपना अधिकार कर लिया है। आप जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वह तो कई वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों के पास थी। आज से 1500 वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। महाभारत के समय संजय ने अंध धृतराष्ट्र के पास बैठकर युद्ध का पूरा वर्णन मंत्र सिद्धि से किया था। ये टेक्नोलॉजी नहीं तो क्या है? और श्री राम के समय लंका जाने के लिए जो सेतु बनाया गया था, वह नन्नील जैसे आर्किटेक्ट की स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। वह ब्रिज आज के ब्रिज जैसा नहीं जो घोटाले में फंस जाए, जिसमें सीमेंट के स्थान पर रेत को मिलाया जाए और शायद उसका उपयोग होने से ही पहले वह टूट जाए। और सुनो, श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त कर लौटे थे, तो वह पुष्पक विमान से लौटे थे। हमारे पूर्वज प्रकृति को अपना मित्र बनाकर उससे सहयोग लेते थे, उस पर अधिकार जमा कर नहीं। Really, it's amazing. वास्तव में हमने रामायण तो देखी, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया।
नल और नील जैसे आर्किटेक्ट्स के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। तो आशु जी, आप इस बारे में क्या विचार रखती हैं? अरे, नल नील जैसे गिने चुने लोगों को आप याद कर रहे हैं। आज की शिक्षा आम आदमी को अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। आज का एजुकेशन कैरियर ओरिएंटेड हो गया है। पैकेज सिस्टम के द्वारा आज का युवा रातों रात माला माल हो रहा है। जीवन भर में पिता ने जितना धन नहीं कमाया, उतना आज का युवा एक साल में कमा लेता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज का युवा पैसों से तो माला माल है, लेकिन अनुभवों से कंगाल। माता पिता की छोटी सी कुटिया में 5 बेटे प्रेम से पल जाते हैं, पर भरे तिजोरियों वाले 5 बड़े बंगलों में वृद्ध माँ बाप को सहारा नहीं मिल पाता। प्राचीन शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी, इंडिपेंडेंट बनाती थी, लेकिन आज का सुशिक्षित व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी का नौकर बनकर रह गया है। पहले का व्यक्ति स्वाभिमान से जीता था, और आज तो हर कदम पे यस बॉस के बिना काम ही नहीं चलता। मॉडर्न एजुकेशन ने अर्थ यानी पैसों का संग्रह करना तो सिखाया है, लेकिन उसका वितरण और सदुपयोग नहीं। आज की शिक्षा तो केवल अर्थ करी परमार्थ करी नहीं। आधुनिक शिक्षा ने तो केवल जीवन का निर्वाह करना सिखाया है, निर्माण नहीं। एक मिनट मैडम, आप जो निर्माण की बात करते हैं, तो आज के स्काई स्क्रैपर्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आदि क्या निर्माण की निशानी नहीं है? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि निर्माण हुआ ही नहीं? हाँ, निर्माण तो हो ही रहा है। अफजल गुरु जैसे टेररिस्ट का हाईली एजुकेटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जॉब करने वाले उस व्यक्ति ने ही संसद पे हमला किया था। आज करप्शन देश में चारों ओर फैल गया है, और मैक्सिमम पॉपुलेशन उसके इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। इसीलिए हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका के वाइस चांसलर ने कहा है, टुडेज यूनिवर्सिटी आर प्रोड्यूसिंग हाईली स्किल्ड बार्बेरियंस, यानी कि आज के महाविद्यालय पढ़े लिखे जाहिल गवारों का निर्माण कर रही है। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और आज की टेक्नोलॉजी ने हमें जो सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं, क्या उसके बारे में आधुनिक शिक्षा के पक्ष पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ जी, बताइए। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को स्मूथ बना दिया है। अब तो घंटों के काम भी मिनटों में होने लगे हैं। कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के कारण ही आज हमारा जीवन एकदम सरल बन गया है। बस बटन दबाओ और जो चाहो सो पाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारा जीवन सरल नहीं बल्कि और कठिन हो गया है। हम इस टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गए हैं। हमारे दादाजी को पाव, पौन, 1.5 और 2.5 की पहाड़ी जुबानी याद होते थे, और वे कैलकुलेशन भी स्पीडीली करते थे। पर आज का युवा कैलकुलेटर के बिना खुद को हैंडीकैप फील करता है। यदि उसे 350 ग्राम सब्जी का दाम पूछा जाए तो उसके पसीने छूट जाएंगे। और इस मोबाइल ने तो हमारी स्मरण शक्ति को इतना कमजोर बना दिया है कि खुद का मोबाइल नंबर बताने के लिए भी हमें मोबाइल का ही आसरा लेना होता है, और उससे निकलने वाली रेज, किरणें भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इन सभी के कारण हमारा श्रवण, मनन, चिंतन, प्रश्ना और अनुप्रेक्षा, जो कि शिक्षा पद्धति के मुख्य अंग थे, वे सभी तो लुप्त ही हो गए हैं। बेशक मोबाइल की हानियां तो हैं, लेकिन क्या आप मोबाइल के बिना अपने जीवन को इमेजिन कर सकते हैं? इन्हीं साधनों के कारण ही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हुआ है। पहले के जमाने में सुख सुविधाएं केवल राजा के पास हुआ करती थी, लेकिन आज आम आदमी भी ऐशो आराम का जीवन जी रहा है। पहले के लोग सुखी जीवन जिया करते थे, क्योंकि उन्हें संतोष के साथ जीवन जिया करते थे। परंतु आज का युवा ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है। वह ये नहीं सोचता, वह लोन लेकर अपनी जिंदगी को पूरा करना चाहता है। वह यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम धृत्वा घृतम भवेत् की फिलॉसफी में जीना चाहता है। वह ये नहीं सोचता कि लोन लेकर उसे पूरा करने में जिंदगी भर उसे कोल्हू के बैल की तरह पिसना पड़ेगा। हमारी पहले की सोच सिंपल थिंकिंग पर आधारित थी, परंतु आज वही सोच हाई लिविंग एंड नो थिंकिंग में परिवर्तित हो गई है। एक मिनट, आप जो नो थिंकिंग की बात करते हैं, तो मेरे साथ बैठे ये सारे पार्टिसिपेंट्स फीमेल हैं, और यदि नो थिंकिंग होता ना तो ये सारे आज घर
की चार दीवारी में ही बंद रह जाती और बिना थिंकिंग के मेडिकल फील्ड में जो विकास हुआ है वो कैसे संभव है? आप बिल्कुल ठीक बोल रही है। पहले जमाने में लोग उपचार के अभाव से मर जाया करते थे, परंतु आज की मेडिकल साइंस के सामने बड़ी बड़ी बीमारियां अपने घुटने टेक दिया करती है। आज की लाइफ सेविंग डिवाइस मनुष्य को दीर्घायु बना देती है। हेलो मैडम, आयु यानी होते हैं प्राण। पहले के लोग व्यायाम, एक्सरसाइज, योग द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाए रखते थे। सात्विक और समय पर भोजन ले लेने से दवाइयों की आवश्यकता कम पड़ती थी। यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और वर्तमान में अमेरिका में 150 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। आज इस जीवन पद्धति के अनियमित होने से ही असाध्य रोगों को न्योता दिया है। और रही उपचार की बात, तो औषध शास्त्र में महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत को किसने नहीं सुना। पत्ते, जड़ी बूटियां और स्वर्णादि भस्म से तैयार की गई दवाइयां बिना साइड इफेक्ट दिए हुए ही रोगों को नष्ट कर देती थी। प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन हुआ करते थे और प्लास्टिक सर्जरी के भी उदाहरण मिलते हैं। हाँ, मुझे याद आया। कर्नल कोट की नाक जब टीपू सुल्तान ने काटी थी, तब भारत के गांव के एक सामान्य से व्यक्ति ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी की थी। इतना ही नहीं, हमारी दादियों द्वारा दी गई लौंग, हल्दी, दालचीनी आदि भी औषध का कार्य करते थे। प्राचीन काल में हमारे रसोई घर ही हमारे औषधालय हुआ करते थे। और आज इस फास्ट फूड ने तो हमारे किचन पर ताले लगवा दिए हैं। मैगी, पिज्जा, बर्गर के बिना हमारा भोजन होता कहाँ है? ये स्वादिष्ट तो होते हैं लेकिन पौष्टिक नहीं होते और ये इजीली डाइजेस्टेबल भी नहीं होते। ये स्पाइसी फूड कैलोरी से भरा होने के कारण मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये जंक फूड हमारे सात्विक विचारों को भी जंग लगा रहे हैं। देखिए, हमको जमाने के साथ चलना होगा। यदि फास्ट फूड आज की मांग नहीं होती तो 20,000 मैकडॉनल्ड देश में यूं ही नहीं होते। और आज की फास्ट लाइफ के लिए फास्ट फूड बेहद जरूरी है और समय बचाने की इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाना हमें अनिवार्य है। आज के मॉडर्न युग में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इसके हमारे सामने कई उदाहरण हैं, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर किरण बेदी, सोशल एक्टिविस्ट वेदा पाटिल और हमारी स्वयं भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल इसके जीवंत उदाहरण हैं। Really, she's correct. Really, we are proud of them and they are the stars of our Indian galaxy. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। महिलाएं तो हमेशा से ही हमारे लिए गौरव का विषय रही हैं। प्राचीन काल में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, शांतला और रजिया सुल्तान जैसी कई वीरांगनाएं हुई हैं। वे राजनीति के साथ रणनीति का भी ज्ञान रखती थी। नूरजहां की सलाह लेने के बाद ही जहांगीर राज दरबार के सारे निर्णय लिया करते थे। और फिर केकई ने भी तो दशरथ का कुशलता पूर्वक युद्ध में सहयोग किया था। ये सारी नारियां सुशिक्षित थी, सारी कलाओं में निपुण थी और एवं आपत्ति काल में अपने अपने घर व महलों से बाहर आकर इन्होंने अपने कौशल्य का परिचय दिया। सर्व कला निपुण होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पारिवारिक संस्कारों का निर्वाह किया और अपने संतानों को सुसंस्कारित किया। ये आजकल प्रायः कैरियर माइंडेड समाज में नहीं पाया जाता है। तो क्या नीड का पंछी नीड में ही रह जाएगा? आप उसे कूपमंडूक बनाए रखना चाहते हैं? आज जहां विश्व के सारे पंछी ऊंची उड़ान भरकर आकाश में ग्लोबलाइजेशन के गीत गा रहे हैं, वहीं चिड़िया के पंखों को काटकर आप उसे घोंसले तक सीमित रख देना चाहती हैं। फिर आपकी वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहाँ जाएगी? वसुधैव कुटुंबकम, क्या बात कही आपने। कितनी उत्तम भावना रखते थे हमारे पूर्वज, जहाँ सारा विश्व ही हमारा परिवार हो। क्यों कोई इस उक्ति पर प्रकाश डालना चाहेगा? हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का आज आधुनिकीकरण हो गया है। वसु यानी धन और धा यानी धारण करना, अर्थात धन ही हमारा कुटुंब बन गया है और धन ही हमारा मुकुट बन गया है। ग्लोबलाइजेशन की ऊंची उड़ान में हमारा बच्चा यूनिवर्सल चाइल्ड तो बन गया, लेकिन फैमिली चाइल्ड नहीं बन पाया। दादा दादी से बात करें तो कैसे करें? हिंदी तो हमें आती ही नहीं। हमारा सारा समय अंग्रेजी भाषा सीखने में ही चला जा रहा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज मस्ट। आज के ईमेल, ई लर्निंग, ई शॉपिंग और ई चैटिंग के जमाने में इंग्लिश के बिना आप करेंगे क्या? बिना इंग्लिश के आप कंप्यूटर को छू भी नहीं सकते। इस इंटरनेशनल वर्ल्ड में
इंग्लिश के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो इंग्लिश आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। Really, she's correct. I also agree with this that English is today's demand. So Palak, what do you feel about this? एक मिनट मैडम, जो आप कह रही हैं तो मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। पूरे विश्व भर में 200 देश हैं जिसमें से केवल 12 ही देशों में इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आने वाले जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना और रसिया जैसे सभी देशों में अपनी अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग किया जाता है और यही उनकी सफलता का राज है। अपनी भाषा हर इंसान जल्दी समझ पाता है। जो विषय हम अपनी मातृभाषा में याद करते हैं वो हमें जल्दी याद हो जाता है और अगर हम उसी विषय को अंग्रेजी भाषा में याद करते हैं तो हमारा काफी समय बर्बाद हो जाता है। 1947 में हमारा देश तो आजाद हो गया, परंतु भारतवासी आज भी अंग्रेजी के गुलाम हैं। 60,000 शब्दों से भी ज्यादा समृद्ध हमारी मातृभाषा को छोड़कर आज हम अंग्रेजी भाषा के पिछलग्गू बन गए हैं। अंग्रेजी साहित्य हमें हमारी संस्कृति और संस्कारों से दूर ले जा रहा है। सचमुच दुख की बात तो यह है कि ना रही मातृभाषा और ना रही मातृभूमि। ना रही मातृभूमि तो डू यू मीन ब्रेन ड्रेन? हाँ, वही तो कहना चाह रहे हैं। आजकल का युवा पैकेज को लेकर विदेश चला जाता है। अरे तो क्या हुआ, विदेश में उसे तगड़े पैसे मिल रहे हैं, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसकी तो लाइफ बन गई लाइफ। प्रॉब्लम है कहाँ? माता पिता के लिए वह पैसे भेज देता है और अपने देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज। दैट्स रियली ग्रेट। मेरे दोस्त, माता पिता को बुढ़ापे में पैसा नहीं, प्रेम चाहिए। वे अपने बच्चे में अपने बुढ़ापे की लाठी देखते हैं। नीर का पंछी उड़कर विदेश चला गया, विदेश गया, कभी लौटकर आता ही नहीं। उसके लिए तो मानो इंडियाज डर्टी, इंडियाज पुअर कंट्री ही रह गया है। विदेश के हाथों उसने पैसे की खातिर अपनी प्रतिभा और जीवन को बेच दिया है। छूट गया भारत और छूट गई भारतीयता। Really, the rate of brain drain in India is very shocking. आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा प्रतिभा पलायन हो रहा है तो वह सिर्फ हमारे भारत से हो रहा है। आप देख ही रहे हैं अमेरिका के लिए वीजा को विदेशियों द्वारा पत्र के प्रतिशत कितने हैं और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर है पूरे विश्व में तो सिर्फ हमारे भारत से है। यानी भारत से है 44% यानी 44%। हम सब चले थे अपनी सस्य श्यामला भूमि को और अधिक विकसित करने के लिए, लेकिन यह क्या हुआ? गांव से पलायन हुआ शहरों में और शहरों से पलायन हुआ विदेशों में। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हमारा भारत लुटता चला जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज दुनिया की नजरें पुनः हमारे भारत पर है। दो छोटे छोटे वर्ण हैं, क और र। इन दो वर्णों से दो शब्द बनते हैं, करो और रुको। अब हमें यह तय करना है कि हमें करना क्या है और हमें रुकना कहाँ है। यदि हम ऐसे ही विकसित देशों का अनुकरण करते रहे तो हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे और यदि हमने विकसित देशों का अनुकरण करते हुए एक कदम भी आगे बढ़ाया तब तक वे हमसे 10 कदम आगे निकल चुके होंगे। तो अब अभी सोचिए कि आखिर हमें विकसित देशों का अनुकरण करना है या फिर विदेशों का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ना है, अथवा सुख, शांति, समृद्धशाली, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने वाले विकसित भारत की ओर लौटना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ने भी कहा है कि भारत विकासशील देश नहीं अपितु विकसित देश है। अतः रुको, अब लौट चलिए।